मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 से। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ही बेस्ड है। उसमें ये पूछा गया कि हाउ टू प्रिपेयर पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। बट ये जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4, ये पहले 3 न्यूमेरिकल से थोड़ा सा अलग है। पहले 3 न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब ट्रांजैक्शन दिए जाते थे। उन्हें हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या करते, ट्रांसफर करते, बैलेंसिंग फिगर निकालते, और बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के जो भी फिक्स रेशियो दिया आता था उसमें क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ओके, नॉर्मली होता क्या है, अगर न्यूमेरिकल में पी एंड एल का रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और यदि न्यूमेरिकल में कोई पर्टिकुलर रेशियो दिया गया है तो हम उस रेशियो का ही यूज करेंगे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, बट न्यूमेरिकल नंबर 4 में रेशियो नहीं दिया गया है। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि आप सवाल के अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रेशियो है वो खुद ही कैलकुलेट करिए। और कौन सा रेशियो इसने निकालने के लिए बोला है, इसने कैपिटल रेशियो निकालने के लिए बोला है कि प्रॉफिट का बंटवारा पूंजी अनुपात में किया जाएगा। अब पूंजी अनुपात हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी निकाला है। फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल में हमने पूंजी अनुपात निकाले थे ना। एक में आया था 5-3-2 आया था, फर्स्ट न्यूमेरिकल में शायद 5-3-2 था ये, तो वहां भी पूंजी अनुपात निकाला। बट वहां पूंजी अनुपात थोड़ा इजी वे में निकल गया था, क्योंकि हर पार्टनर एक फिक्स कैपिटल साल के पहले दिन क्या कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, और वही कैपिटल थ्रू आउट पूरे साल क्या चल रही थी, वही कैपिटल चल रही थी। ओके, बट न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या हो रहा है, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंट्रोड्यूस जो करते हैं पार्टनर, वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले पे कैपिटल कम थी, फिर ज्यादा हो गई, फिर किसी ने निकाल ली। दैट मीन कैपिटल का जो अमाउंट है वो चेंजेबल है, वो बार बार बदल रहा है। तो अगर सवाल में पूंजी बार बार बदलेगी तो तुम्हें पूंजी का अनुपात निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज में लेना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि सवाल में पूंजी बार बार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, पूंजी में बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यदि सवाल के अंदर पूंजी में बार बार परिवर्तन हो रहा है और तुम्हें पूंजी का अनुपात निकालना है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम प्रोडक्ट मेथड से, गुणनफल विधि से क्या करोगे, पूंजी के अनुपात ज्ञात करोगे। अब प्रोडक्ट मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड आपको बताया गया था जब हमने किया था न्यूमेरिकल नंबर स्मॉल टाइप के, वो जो शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल किए थे, सूर्य चंद्र किरण वाला, उसके अंदर प्रोडक्ट मेथड था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज में ले रहे थे, तो वो वहां जो प्रोडक्ट मेथड काम में लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, वही प्रोडक्ट मेथड हम पूंजी अनुपात निकालने के लिए काम में लेंगे यदि पूंजी परिवर्तनशील है और पूंजी में बार बार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि यदि पूंजी में बार बार परिवर्तन हो रहा है, आपकी पूंजी पूरे साल के दौरान कई बार बदली है, कम हुई, ज्यादा हुई, जैसा भी दिया गया है, यदि आपकी पूंजी बार बार बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, उस परिस्थिति में आपको पूंजी अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप उसमें न्यूमेरिकल में प्रोडक्ट मेथड मतलब गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। और गुणनफल विधि से आप क्या करेंगे, पूंजी के अनुपातों की गणना करेंगे। ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 4 का बेसिक। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए 2019 में आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल नंबर 4 2019 में बोर्ड एग्जाम में आ गया है। तो आप ये भी नोटिस करने वाली बात है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर पैटर्न एज इट इज फ्रॉम बुक आता है। ऐसा बहुत से बच्चे कभी कुछ हाथ मारे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करो। अपनी आरबीएससी की जो सिलेबस बुक है उससे भी अगर तुम 2-4 बार सोल्व कर लो पूरे साल में, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए वो, अगर तुमने उसी किताब को भी कम से कम 2-3 बार पढ़ लिया पूरे साल के अंदर। ओके, तो आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 करने के बाद इससे मैच करता हुआ जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है वो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा और तुम उसे क्या करोगे, आज सबमिट करवाओगे। ओके, चलिए नाउ वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। मैं रीडिंग लगा रहा हूं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख लीजिएगा, और नहीं है तो जो मैं रीडिंग लगा रहा हूं उसे ही केयरफुली सुन लेना। पी और एस ने 1 जनवरी 2016 को पी और एस ने 1 जनवरी 2016 को 1000 व 10,000 रुपए की पूंजी के साथ साझेदारी फर्म क्या की, प्रारंभ की। ओके, 1 मार्च 2016 को पी ने 4,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई और पूंजी लगाई। उसी दिन एस ने 3,000 रुपए निकाल लिए। मतलब 1 मार्च को पी 4,000 रुपए लेके आता है,
तो दूसरा पार्टनर क्या कर लेता है, 3000 रुपये निकाल लेता है। सी ने 1 जुलाई 2016 को 15,000 की पूंजी के साथ फर्म में क्या लिया है, एडमिशन लिया है, और जिस दिन वो एडमिशन लेता है उसी दिन पी और एस 6,000 और 5,000 की क्या लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। लाभ हानि पूंजी के अनुपात में क्या किए जाते हैं, विभाजित किए जाते हैं। आ गया ना, लाभ हानि का बंटवारा क्या किया जाएगा, पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। वर्ष के दौरान 29,800 रुपये का लाभ हुआ। आप अपनी संपूर्ण गणनाएं दिखाते हुए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ओके, अब क्या बोल रहा है ये कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, आपको अपनी पूरी काउंटिंग जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट के थ्रू आपको क्या करना है, उसे समझाना भी है। सवाल में एक बात नोट करने वाली थी, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, कुछ भी नहीं है, केवल एक 29,800 रुपये का प्रॉफिट है जिसे सभी पार्टनर्स में मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कैपिटल रेशियो में करना है। कैपिटल इनकी चेंजेबल है, तीनों पार्टनर्स की पूंजी समय के अनुसार बार बार क्या हो रही है, बदल रही है। यदि पूंजी परिवर्तनशील है, बदल रही है, तो हम पूंजी अनुपात निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें अब प्रोडक्ट मेथड से सबसे पहले पूंजी के अनुपातों की क्या करनी है, गणना करनी है। तो हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट के बाद मैं क्या बनाऊंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। सबसे पहले हम पूंजी के अनुपातों की क्या करेंगे, गणना करेंगे। सबसे पहले हम पूंजी के अनुपात क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। पूंजी के अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सवाल में साझेदार कितने हैं। सवाल में 3 साझेदार हैं, एक P है, एक S है और एक क्या है, C है। हाँ, P, S और C, 3 साझेदार हैं सवाल में, और तीनों के हमें पूंजी अनुपात क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। 1 मिनट वेट करें भाई, मैं थोड़ा इंक फिल कर दूं इसके अंदर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमें तीनों साझेदारों को क्या निकालना है, पूंजी अनुपात निकालना है। तीनों के पूंजी अनुपात निकालने के लिए हम एक प्रोडक्ट मेथड की जो टेबल मैंने तुम्हें बताई थी, जिसमें समय, दिन और महीनों के आधार पर, मंथ है ना, मंथ आते हैं उसमें, कि जिस दिन आप पूंजी निवेश करते हैं उस दिन से लेकर आपके वर्ष के अंतिम दिन तक का समय आपको क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। ओके, तो इस सवाल में 3 डेट है, सवाल में 3 डेट दी गई है। 1 जनवरी को एक पार्टनर ने, 1 जनवरी को सबसे पहले पार्टनर पूंजी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगला पूंजी का ट्रांजैक्शन होता है 1 मार्च को, ओके, और अगला ट्रांजैक्शन होता है पूंजी का 1 जुलाई को। ये 3 डेट दी गई है ट्रांजैक्शन की। एक बार पूंजी का ट्रांजैक्शन जनवरी में होगा, एक बार मार्च में होगा और एक बार जुलाई में होगा। और तुम्हारा ईयर कब एंड हो रहा है, इसका ईयर एंड हो रहा है दिसंबर के अंदर। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये जनवरी से दिसंबर वाला है, कि साल जनवरी में स्टार्ट होगा और दिसंबर में जाके साल क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। तो मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर वाले साल के लिए क्या निकालने हैं, इन तीनों के पूंजी अनुपात ज्ञात करने हैं। ओके, कैसे, सबसे पहले P का देखते हैं। P ने स्टार्टिंग में 1000 रुपए लगाए थे। ओके, अब नियम देखो, प्रोडक्ट मेथड, इसने दूसरे ने कितने लगाए वो भी देख लेते हैं। दूसरे ने लगाए थे उसी दिन 10,000 रुपए। एक आदमी ने लगाए थे 1000 रुपए, एक ने लगाए थे 10,000 रुपए। कब, 1 जनवरी 2016 को। ओके, आगे क्या चलते हैं, आगे हम क्या, मैंने तुम्हें बताया भी था जब मैंने प्रोडक्ट मेथड का पहले न्यूमेरिकल किया था, क्या कि जिस दिन तुम पूंजी निवेश करते हो, जिस दिन तुम पूंजी निवेश करते हो उस दिन से लेकर वर्ष का अंतिम दिन तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार। जनवरी से दिसंबर, मार्च से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर, बार बार उस पर्टिकुलर डेट से लेकर एंड ईयर एंड के मंथ तुम्हें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, तो पहले मैं चलता हूं जनवरी से लेके दिसंबर। जनवरी से दिसंबर चलूंगा तो 12 महीने तो इसके हो गए और 12 महीने इसके हो गए। तो इसकी पूंजी कितनी बन गई, 12,000। इसकी बन गई कितनी, 1,20,000 क्या बन गई, दूसरे की पूंजी बन गई। ओके, तो फर्स्ट पार्टनर की पूंजी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 12,000, और दूसरे का आ रहा है 1,20,000। अब आता है मार्च। मार्च में इसने 4,000 रुपए और लगाए। ओके, मार्च में इसने 4,000 लगाए और ये कह रहा है कि उसी दिन दूसरे पार्टनर ने 3,000 रुपए क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ का मतलब माइनस, अब पूंजी क्या गई, माइनस में गई। विड्रॉ मतलब पूंजी निकाल ली। तो एक आदमी मतलब P जो है वो 1 मार्च को 4,000 रुपए लाएगा, उसकी दिन S क्या करेगा, 3,000 रुपए क्या कर लेगा, निकाल लेगा।
तो जो लाया है वो प्लस में, जो ले जा रहा है वो माइनस में गया। मंथ देखते हैं, इनका मामला है 1 मार्च का। तो 1 मार्च से लेकर मुझे कहां चलना है, दिसंबर तक चलना है। तो मार्च से दिसंबर चलेंगे तो कितने महीने बनेंगे, 1 मार्च से लगी आप, साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी 2 महीने लेफ्ट कर दिए, तो 1 मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बने, 10 मंथ। तो इसके हो रहे हैं और 10 ही क्या हो रहे हैं, इसके हो रहे हैं। इसका तो आएगा 30,000 माइनस में, नेगेटिव नहीं। इसका 40,000 क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये लो, ये फिर एक प्रोडक्ट आ गया, 4,000 और 10 महीने का 40,000, 3,000 10 महीने का 30,000, दोनों एक प्लस में एक माइनस में। फिर आती है जुलाई। जुलाई में कह रहा है कि जुलाई में एक नया पार्टनर आएगा और वो 15,000 की पूंजी लाएगा, वो सी है। सी जुलाई में आएगा और 15,000 की पूंजी लाएगा। ओके, उसी दिन ये दोनों पार्टनर, पहले वाले भी, एक तो ला रहा है 6,000 रुपए और एक ला रहा है कितने रुपए, 5,000 रुपए। इन दोनों ने भी उसी दिन क्या की है, पूंजी इन्वेस्ट की है। जिस दिन सी आएगा उसी दिन ये तीनों दोनों भी क्या लाएंगे, पूंजी लाएंगे। तो जुलाई 1 को तीनों ही पार्टनर पैसा लगा रहे हैं। पी लगा रहा है 6,000 रुपए, एस लगा रहा है 5,000 रुपए और सी कितने रुपए लगा रहा है, 15,000 रुपए। ओके, अमाउंट का लफड़ा नहीं होता, मंथ का होता है। फिर मंथ काउंट करने पड़ेंगे। इस बार मंथ काउंट होंगे जुलाई से लेके कहां तक, दिसंबर तक। तो जुलाई से दिसंबर कितने महीने बनते हैं, 6 महीने बनते हैं। जुलाई में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस बार 6 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6। इसका आएगा 36,000, इसका आएगा 30,000 और लास्ट वाले का कितना आएगा, 90,000। ओके, अब इन तीनों के प्रोडक्ट का तुम्हें क्या लगाना है, योग लगाना है। इन तीनों के प्रोडक्ट का क्या लगा दो, योग लगा दो, और वो योग ही क्या बनेगा, तुम्हारा पूंजी का अनुपात बनेगा। तो इसका तो आएगा 8, 88,000 तो आ गया फर्स्ट वाले का। ओके, दूसरे वाले का 30 तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, बचे कितने, 1,20,000 और लास्ट वाले का कितना आ रहा है, 90,000 आ रहा है। ओके, अब अगर ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशियो हमेशा मिनिमम में चलना चाहिए, स्मॉल चलना चाहिए। 330 तो मैंने कर दी इसकी ओमिट। ओके, अब किस टेबल से कटेगा, ये 2 की टेबल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये आएगा 44, ये आएगा 60 और ये आएगा 45। मैंने 2 की टेबल से डिवाइड करके ये इनके क्या निकाल दिए, मैंने कैपिटल रेशियो निकाल दिए कि 7 और के पूंजी अनुपात कितने हैं, 44 अनुपात 60 अनुपात 45। 44, 60 और 45 क्या माना जाएगा, इन तीनों साधारण का पूंजी का अनुपात मान लिया जाएगा। ओके, दोबारा देख लेंगे एक बार, क्योंकि इस सवाल का मेन जो कंसेप्ट है, मेन जो कैलकुलेशन है वो यही है। इस काउंटिंग के बाद तो ये सवाल 2 मिनट का भी नहीं है, 2 मिनट में तो ये सवाल होने वाला ही है आपका पूरा। दोबारा देख ले, पहले तो 1 जनवरी को एक आदमी 1,000 रुपए लगाता है, दूसरा भी 1,000 रुपए लगाता है, तीसरा तब तक तो आता ही नहीं है, तीसरे का तब तक एडमिशन ही नहीं हुआ था। फिर 1 मार्च को पी ने लगाए 4,000 और एस ने निकाल लिए 3,000, 10 में से निकाल लिए उसने 3,000, तभी भी सी नहीं आया था। फिर बात आई जुलाई में, तो जुलाई में पी भी 6,000 लेके आया, एस भी 5,000 लेके आया, तब कहीं जाके सी का एडमिशन हुआ, कितनी पूंजी के साथ, 15,000 रुपए की पूंजी के साथ क्या हो रहा है, यहाँ सी का एडमिशन हो रहा है। ओके, अब ये तो इनके अमाउंट आए, अब इनके मंथ, जैसे जनवरी में जो पूंजी लगाई थी वो जनवरी से दिसंबर तक यूटिलाइज होगी, तो उसका तो मंथ बन गया 12, तो 1,000 इंटू 12,000, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पार्टनर पे, नेक्स्ट कंडीशन पे, मार्च वाली पे। मार्च में इसने 4,000 लगाए, तो मार्च से दिसंबर कितने महीने बनते हैं, 10 महीने बनते हैं। तो 4,000 इंटू 10 40,000, उसका भी 3,000 इंटू 10 30,000, मतलब वो प्लस में था, वो माइनस में था क्योंकि उसने पूंजी निकाल ली। फिर आती है जुलाई की बारी, तो जुलाई से दिसंबर कितने महीने बनते हैं, 6 महीने बनते हैं। तो इसके 6,000 6 महीने के लिए 36,000 के बराबर, इसके 5,000 6 महीने के लिए 30,000 के बराबर, इसके 15,000 6 महीने के बराबर 90,000। फिर मैंने इनके प्रोडक्ट का क्या लगा लिया, एडिशन लगा लिया, 88, 120, 30 एंड 30 कैंसिल, 190 और लास्ट वाले का तो 90 आ रहा था। तो इनका रेशियो कितना आया, 2 की टेबल से मैंने डिवाइड कर दिया, 44 अनुपात 60 अनुपात 45 क्या बन गया, इन तीनों का पूंजी का अनुपात बन गया। ओके, अब इसी पूंजी अनुपात से मुझे क्या करना है, इनका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब P&L एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ही एक है कि सीधा ही डिविजिबल प्रॉफिट है, बस जो भी प्रॉफिट है उसमें ना कोई सैलरी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना कमीशन है, ना बोनस है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया गया।
तो अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो प्रॉफिट है उसी को ही मैं डिविजिबल मान के पार्टनर्स में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ टू बी प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी सवाल का हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे अब बनाएंगे, और इससे मिलता जुलता सेम जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है 2019 में, वो आपको एज ए होमवर्क दिया जाएगा और आप उसे करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, डेबिट, इधर क्रेडिट, ओके, ये पर्टिकुलर, ये रुपीज, फिर ये पर्टिकुलर और ये रुपीज कॉलम, सारे कॉलम हो गए रेडी। अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो सीआर में जाएगा, लॉस है तो डीआर से स्टार्ट होगा। हम लिखेंगे सबसे पहले बाय पी एंड एल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट न्यूमेरिकल में दिया गया है 29,800 का क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। अब सवाल में और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो बस 29,800 ही क्या बन जाएगा तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा, जिसे और पार्टनर्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी एस और सी, ये थे तीन पार्टनर पी एस सी। चलिए अब इस प्रॉफिट को बांटना है, पूंजी का अनुपात, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मैंने अभी निकाला था, एक बार दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे पी एस और सी का था 44 अनुपात 60 अनुपात 45। तो प्रॉफिट का फायदा, प्रॉफिट डिवाइड करने का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट 29,800 गुणा अनुपात, जैसे पहले का अनुपात 44 अपॉन अनुपातों का योग। अनुपातों का योग 44 प्लस 60 प्लस 45, 44 प्लस 60 45 कितना होगा, 149। यस, इसका एडिशन आएगा 149। यस भाई, 149 29,800 इंटू 44 अपन 149 डिवाइड करने पर ये 2 पर जाएगा, इस टेबल में 200 आ गया। 200 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो पहले आदमी के हिस्से में कितना आएगा, 8800 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। फिर 29,800 गुणा 60 बटा 149, तो 60 पर कहेंगे तो वही 200 आएगा। फिर 6 टू 12 कितना आ गया, इसके हिस्से में आ रहे हैं 12,000 रुपए। तीसरा 29,800 गुणा 45 डिवाइड बाय 149, ये आएगा 200, और 45 का 2 से किया तो कितना आ रहा है, 9,000 क्या आ रहा है, इसके हिस्से में आ रहा है। और इन सभी का एडिशन कितने के बराबर आएगा, 29,800 के बराबर आएगा। ये लो, ये बन गया तुम्हारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी इजी कैलकुलेशन थी, देखो कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं थी, एकदम इजी कैलकुलेशन थी ये। कि हमें क्या दिया गया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला गया था। सबसे पहले मैंने बाय पी एंड एल में क्या लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा। फिर नेट प्रॉफिट को पूंजी का अनुपात जो भी मैंने काउंट किया था वर्किंग नोट में 44 अनुपात 60 अनुपात 45 में क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्या किया, 29,800 को प्रॉफिट के रूप में लिया। 29,800 गुणा 44 बटा 149, 149 अनुपातों का योग है। फिर दूसरे का 29,800 गुणा 60 बटा 149, 29,800 इंटू 45 बटा 149, 29,800 149 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, फिर 2 जीरो लगा दी, 200 आ गया। 200 इंटू 44, 200 इंटू 60 एंड 200 इंटू 45, और ये क्या बन गया आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा और आप उसे अपने घर पे ट्राई करेंगे। वो बोर्ड एग्जाम में 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो सेम इसी पैटर्न पे है। डिजिट ही चेंज होंगे, इवन ये मंथ और ये प्लस माइनस के जो अमाउंट थे इसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये डिजिट उसने सारे क्या कर दिए, चेंज। देखो इतना चेंज तो आता है ना, एज इट इज तो कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत जैसे अमाउंट चेंज कर दिए, कहीं कुछ चेंज कर दिए, माइनर चेंज से न्यूमेरिकल क्या किया जाता है, वहां पे बदल दिया जाता है। तो आप इसे ट्राई करेंगे, दोनों ही न्यूमेरिकल, एक बार सेम न्यूमेरिकल ट्राई करना, एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल करना, एक टॉपिक के 2 न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा तुम्हें। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 इस पे बेस्ड है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में भी आपसे वही पूछा गया है कि हाउ टू बी प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है, आपको बनाना है। चैप्टर के 9 तक न्यूमेरिकल तो यही चलने वाले हैं ना, कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। लास्ट के 3-4 न्यूमेरिकल में थोड़ा मामला बदलेगा। चलिए देखते हैं, रीडिंग लगाते हैं। अगर मुझे लगा कि ये न्यूमेरिकल तुम्हारे करने वाला है तो तुम इस मेथड को क्या करोगे भाई, घर से सॉल्व करोगे। ओके,
ए बी 7:3 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं 1 अप्रैल 2016 को। उनकी पूंजी 1,40,000 रुपए थी। पूंजी व आहरण पर 10% की दर से क्या लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है। बी को 1,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को। ये देखो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख वाला मामला आ गया। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख, प्रत्येक माह का मध्य, इन तीनों दिन आहरण करने पर एक औसत समय अवधि से क्या की जाती है, ब्याज की गणना की जाती है। वो तुम्हें मैंने बताया भी था कि जब कोई पार्टनर साल के पहले दिन हमेशा, या साल के मध्य में हमेशा, हर महीने के मिड में या हर महीने के अंतिम दिन बार बार सेम अमाउंट क्या करता है, ड्रॉइंग करता है, तो उसे प्रथम दिन आहरण करने पर 6.5 महीने का ब्याज, मध्य में आहरण करने पर 6 महीने का ब्याज और अंत में आहरण करने पर 5.5 महीने का ब्याज क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो वही नियम इस सवाल में क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। आगे लिखा है कि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने 1,000 रुपये और बी ने 600 रुपये क्या किए, ड्रॉइंग किए। पूंजी व आहरण पर ब्याज लगाने से पहले, पूंजी व आहरण का ब्याज लगाने से पहले, बिफोर, बट सैलरी घटाने के बाद वर्ष का लाभ है 54,960। ओके, आगे लिखा है शुद्ध लाभ, ऐसा कमीशन घटाने के बाद, आफ्टर कमीशन, ऐसा कमीशन घटाने के बाद 5% की दर से ए को क्या दिया जाए, कमीशन भी दिया जाए। आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस सवाल की दो ही बातें मेन जो है काम की है, बाकी तो सब कुछ फिक्स पैटर्न पे हल होने वाली चीज ऐसी है। एक तो ये इसने देखा है कि जो लाभ दिया गया है उसमें से वेतन घटा हुआ है, वेतन घटाने के बाद का लाभ, इसका मीन क्या है। यदि तुम्हें लाभ वेतन घटाने के बाद का दिया गया है तो ये कल भी प्रॉब्लम आई थी न्यूमेरिकल नंबर 3 में कि यदि लाभों में से कोई खर्चा पहले ही घट चुका है, पहले ही माइनस हो चुका है, तो उसे हम दोबारा से माइनस नहीं करेंगे। दोबारा माइनस करने का मतलब उसे P&L एप्रोप्रिएशन में दोबारा से डेबिट नहीं किया जाएगा। जो खर्चे लाभों में पहले घट जाते हैं, लाभों में से पहले चार्ज हो जाते हैं, उन्हें हम दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में ट्रांसफर नहीं करते। याद रखेंगे ये सब माइनर बातें जो है ना, वही न्यूमेरिकल को बनाते हुए बिगाड़ देती हैं कि थोड़ा सा ही न्यूमेरिकल का कंस घुमाया और तुम भी घूम गए साथ ही। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई मद लाभों में से पहले ही माइनस हो चुकी है, घट चुकी है, तो उसे दोबारा लाभों में से आप नहीं घटाएंगे। दोबारा घटाने का मतलब ये होता है कि उसे P&L एप्रोप्रिएशन में दोबारा से डेबिट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट। वो पहले ही प्रॉफिट में क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है। दूसरी बात क्या है, कमीशन वाली है, शुद्ध लाभ। ऐसा शुद्ध लाभ कमीशन घटाने के बाद जो आएगा, कमीशन घटाने के बाद के लाभों पर क्या देना है, 5% कमीशन देना है। ये कल मैंने 2 फॉर्मूले लिखे भी थे बोर्ड पे, कमीशन घटाने से पहले के लाभों पर कमीशन और कमीशन घटाने के बाद के लाभों पर कमीशन। यदि कमीशन घटाने के पहले के लाभ बोले, बिफोर, तो फॉर्मूला तुम्हें बताया था प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर वाला कहता है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट से न्यूमेरिकल क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, चलिए अभी इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा ये न्यूमेरिकल नंबर 5, सेम प्रॉब्लम है। ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल में तो तुमसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही क्या करवा रहा है, बनवा रहा है। सबसे पहले CR साइड में क्या आएगा, बाय P&L, ब्रैकेट में हम लिख देंगे NP 54,960 रुपए का क्या बता रहा है, ये अपना प्रॉफिट बता रहा है। ओके, सबसे पहले मैं इस बार CR साइड फिल कर लेता हूँ। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम CR साइड को फिल करते हो कि तुम DR साइड को फिल करते हो, ये तुम पे डिपेंड है। अगर तुम्हें लगता है कि CR साइड पहले फिल कर लो तो CR कर लिया करो, और DR फिल करो तो DR कर लिया करो। ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती कि वो मैं तो सवाल CR से स्टार्ट। हाँ, पहले सबसे पहले प्रॉफिट उतारना चाहिए बाय P&L नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद अब तुम डेबिट साइड के जो ट्रांजैक्शन है उन्हें पोस्ट करना चाहते हो कि पहले क्रेडिट साइड के पोस्ट करना चाहते हो, ये नहीं। आप डेबिट क्रेडिट कैसे कर लो, आपको न्यूमेरिकल तो टिल एंड तक क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रॉफिट शो करना ही पड़ेगा कि कितना डिविजिबल प्रॉफिट तुमने कैलकुलेट किया है। ओके, बट मैं पहले CR साइड से चलूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जहां तक मुझे याद है अभी ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तक किसी भी न्यूमेरिकल में शायद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाला है। कितने पार्टनर हैं यहाँ पे A और B 2 पार्टनर हैं, A का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड B का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना आएगा, A प्रत्येक महीने के प्रारंभ में 1,000 रुपए निकालता है, हर महीने के प्रारंभ में, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ,
तो हर महीने 1000 रुपये निकालेगा, साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीने में उसने कितने रुपए निकाल लिए, इसका मतलब 12,000 रुपये निकाल लिए, हर महीने के 1000 रुपये, तो 12 महीने के 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बता रहा है कितने परसेंट है, 10% है, तो इंटू 10/100 इंटू प्रत्येक माह के प्रारंभ में कितने महीने का ब्याज देना पड़ता है, एवरेज 6.5 महीने का ब्याज देना पड़ता है, तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, 6.5 महीने का ब्याज लगाना है एवरेज, और साल में महीने कितने होते हैं, 12, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 से 12 कट गया, और ये कितना आ गया, 650 रुपीज क्या आ गया, इसका इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही दूसरे आदमी का है, दूसरे आदमी ने हर महीने 600 रुपए निकाले, हर महीने 600 निकाले, तो 12 महीने में कितने निकाले, 600 इंटू 12 कितने आ गए, 7200 रुपीज आ गए, 7200 रुपए इंटू 10/100 इंटू 6.5 अपॉन 12, तो 7200 10/100 और इंटू 6.5 महीने का हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, ये क्या आ गया 60 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 390 रुपीज क्या आ रहा है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रहा है। ओके, तो पहले आदमी का ब्याज कितना आया 650, दूसरे का आया 390। अब मैं एक बार इस साइड का टोटल योग कर लेता हूँ, योग आएगा इसका 56,000, दोनों साइड मतलब जो क्रेडिट साइड है 54,960 प्लस 650 प्लस 390 को ऐड करेंगे तो इन सभी का योग आएगा 56,000 रुपए क्या आ रहा है, हमारा कुल योग आ रहा है 54,960, दूसरा था 650 और तीसरा क्या था 390। ओके, अब आ जाइए डीआर साइड में, डीआर साइड में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सैलरी नहीं आएगी क्योंकि सैलरी का मैंने पहले ही बताया था, ये करेंगे सैलरी ऑलरेडी है डेबिटेड, सैलरी पहले ही क्या हो चुकी है, डेबिट हो चुकी है, तो उसको दोबारा से डेबिट नहीं किया जाएगा। ओके, पूंजी है 1 लाख, तो पहले तो 1 लाख का 10% और दूसरी की पूंजी है 40,000, तो 40,000 का 10%, तो 1 लाख का 10% कितना आएगा 10,000 रुपए, तो पहले का ब्याज आया, और 40,000 का 10% कितना आया 4,000, और कुल इंटरेस्ट कितना हो गया 14,000 क्या हो गया, इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया। ओके, अब आता है टू एज कमीशन, बस यही ये थोड़ा सवाल समझने वाला है। अब ए का कमीशन कितना बनेगा, ए का कमीशन है कि जो ए का कमीशन जो हमें नहीं दिया गया है, ए का कमीशन घटाने के बाद के लाभों पर, बाद वाला आ जाए ना तो फॉर्मूला फिक्स है, प्रॉफिट घटाने कमीशन घटाने के बाद के लाभों पर कमीशन, कमीशन घटाने के पहले के लाभों पर कमीशन, तो यहाँ कमीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हें मैंने बता रखा है, कल ही हमने इस पे बात की थी कि ऐसी कंडीशन में आफ्टर और बिफोर में फॉर्मूला क्या होता है, कमीशन बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो प्रॉफिट कितना आएगा पहले ये देखते हैं। अभी मेरा सीआर का प्रॉफिट कितना है 56,000, डीआर में मैंने एक खर्चा लिखा है कितने का 14,000 का, तो 56 में से मैंने 14 क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 42,000। ये जो प्रॉफिट आएगा ना बचा हुआ नेट प्रॉफिट डिविजिबल जिसे बोलते हैं, वो फॉर्मूले में यहाँ क्या करना है तुम्हें अप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे 42,000 इंटू रेट है 5/105 100 प्लस रेट 5 21 22 21 में 2 2 कितने जाते हैं 42 जाते हैं, तो कमीशन कितना बनेगा 2,000, 21 को 42 होते हैं, तो कमीशन कितना आएगा इसका 2,000 रुपए, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कमीशन लिखा जाएगा। दोबारा देख ले, तुम्हारा सीआर का योग 56,000 है, डीआर में एक अमाउंट थी 14,000 की, वो घटा दी, तो प्रॉफिट कितना आ गया 42,000, तो फॉर्मूला था प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 42,000 इंटू 5/105 21 का 42,000 भाग लेगा तो 2 पे जाएगा, 2,000 आ गया। तो वो कमीशन तुम्हें इस लाभ पे नहीं निकालना है, टोटल पे नहीं निकालना होता, बैलेंस पे निकालना होता, सभी खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा। तो खर्चों में खर्चा ही एक था मेरे पास, तो एक सैलरी थी, वो सैलरी तो ये खुद ही कह रहा है कि सैलरी पहले ही लाभों में से क्या हो चुकी है माइनस हो चुकी है, तो हम सैलरी पे ध्यान नहीं देंगे। तो मेरे को केवल 56,000 में से खर्चा घटाना था, खर्चा घटाने के बाद लाभ 42,000 है, तो 42,000 इंटू 5/105 करने पर कितना आ गया 2,000। अब इसका डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा उसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशियो दिया गया है 7:3। ओके, अब प्रॉफिट बचेगा कितना, देखो अभी तक प्रॉफिट आ रहा था तुम्हारा 42,000, ये रहा 42,000 में फिर एक खर्चा और आ गया कितने का 2,000 का, तो 42,000 में से मैं ये 2,000 और माइनस कर दूं तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा 40,000 आएगा। तो हम लिखेंगे 40,000 गुणा 7/10, 7 और 3 10 अनुपात सवाल में दिया गया है,
और दूसरे का आएगा 40,000 गुना 3/10। तो 7/10 का मतलब कितना हो गया 28,000 और इसका कितना हो गया 12,000 और कुल योग कितना आ गया 40,000 का कुल योग आ गया और बोथ साइड आर इक्वल विद रुपीज 56,000। ओके, एक बार दोबारा देख लें। सबसे पहले मैंने क्या लिखा बाय पी एंड एल लिखा, बाय पी एंड मैंने 54,960 का लाभ जो सवाल में दिया है वो लिखा। उसके बाद मैंने दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला। एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 का 10% 6.5 महीने के, क्योंकि वो हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करता है। इंटरेस्ट बना 650। दूसरे का 600 रुपये मंथली, तो बेहतर सो साल के बने 600 इंटू 12 करने पर इंटू 10/100 इंटू उसके भी 6.5 महीने की, वो भी बिगनिंग में ही कर रहा है। और इंटरेस्ट आ गया 390। फिर क्रेडिट साइड का टोटल योग कितना आया 56,000 आया। फिर मैं डीआर में गया, डीआर मैंने सैलरी नहीं लिखी क्योंकि सैलरी तो ये खुद ही कह रहा है कि पहले माइनस हो गई, भूल जाओ उसे। तो फिर अब सीधा लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख की पूंजी पर 10%, 40,000 की पूंजी पर 10%, 10 और 4 14। फिर इस 14,000 को बैलेंसिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने 56,000 में से क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट बचा 42,000। इस 42,000 के प्रॉफिट पर फिर मेरे को क्या निकालना था, ए का कमीशन निकालना था, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 42,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि आफ्टर वाली कंडीशन थी। अगर बिफोर लिखा था तो अपॉन 100 कर देते। ओके, काउंटिंग करने में कमीशन कितना आया उसका 2,000। फिर मेरे को बचा हुआ प्रॉफिट फिर निकालना था कि अब ये 2,000 का कमीशन दे दिया जाए तो अब प्रॉफिट कितना बचेगा। प्रॉफिट था 56 में से 14 का ब्याज तो मैंने पहले घटाया, 2 का कमीशन बाद में घटाया, प्रॉफिट कितना बचा 40,000। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट है 40,000, जिसे ए और बी के निर्धारित अनुपात 7:3 में क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो एक का आएगा 28,000, दूसरे का आएगा 12,000, कुल प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके, कंटिन्यू सारे न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं, 1 से लेके 5 तक अभी तक हमने सारे सवाल किए, शॉर्ट टाइप में किए। तुम ये सारे न्यूमेरिकल अपने फेयर रजिस्टर में क्या करोगे, साथ के साथ नोट करोगे। तुम फेयर रजिस्टर अभी हैंड टू हैंड मेंटेन करना स्टार्ट कर दो न्यूमेरिकल को देख देख के। ओके क्लास, न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है, स्क्रीन को पॉज करेंगे और पूरा न्यूमेरिकल अपनी फेयर कॉपी में आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। फेयर कॉपी आपको पूरी कंप्लीट करनी है, ऐसा नहीं कि ये सब न्यूमेरिकल बाद में करें। अभी आप इन वीडियो से अपनी फेयर रजिस्टर को क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। ओके, कल हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू क्लास।